आज हमारे पास 2022 की एक हॉरर फिल्म प्रे फॉर द डेविल की एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी समीक्षा है। हाँ, और ये फिल्म शैतानी कब्जे पर है, मतलब डिमोनिक पोजेशन, लेकिन एक बहुत ही अनोखे मोड़ के साथ। बिल्कुल। और ये समीक्षा भी कोई आम रिव्यू नहीं है। ये फिल्म की परतें खोलती है, कहानी से लेकर डर के लेवल तक, और यहाँ तक कि इसके पीछे के सामाजिक मुद्दों पर भी बात करती है। तो आज का हमारा काम है इस समीक्षा से वो सारे जरूरी हिस्से निकालना जिनसे ये पता चले कि ये फिल्म आखिर है क्या और किसके लिए बनी है। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। समीक्षा की शुरुआत ही फिल्म के सबसे मजबूत पॉइंट से होती है। इसका आधार कहानी एक नन सिस्टर एन के बारे में है। हाँ, जो चर्च के सदियों पुराने नियम को चुनौती देती है। और नियम यह है कि एग्जॉर्सिज्म यानी भूत प्रेत उतारने की प्रक्रिया सिर्फ पुरुष पादरी ही कर सकते हैं। और यहीं पर मतलब इसी एक पॉइंट पर यह फिल्म बाकी एग्जॉर्सिज्म फिल्मों की भीड़ से अलग खड़ी हो जाती है। कैसे? देखिए, ये सिर्फ इंसान और शैतान की लड़ाई नहीं है, ये एक औरत की लड़ाई है अपने ही सिस्टम के खिलाफ। ये कहानी में एक तरह से संस्थागत और सामाजिक संघर्ष का एंगल जोड़ देता है, जो इस जॉनरे में ज्यादा देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। तो सिस्टर एन सिर्फ एक नन नहीं है, बल्कि उसके अंदर दुष्ट आत्माओं को समझने की एक पैदाइशी काबिलियत है। हाँ, और इसी वजह से उसे एक सीक्रेट एग्जॉर्सिज्म स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। सोचिए, एक स्कूल जहाँ एग्जॉर्सिज्म सिखाया जाता है, ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में काफी दिलचस्प है। लेकिन कहानी तब और भी पर्सनल हो जाती है जब सिस्टर एन को एक छोटी लड़की नेटली का केस मिलता है। समीक्षा के मुताबिक जैसे जैसे सिस्टर एन केस की गहराई में जाती है, उसे पता चलता है कि उस लड़की पर कब्जा करने वाली शैतानी ताकत कोई अनजान शक्ति नहीं है। और यहाँ से मामला वाकई पेचीदा हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वो शैतान सीधे तौर पर सिस्टर एन के अपने अतीत से जुड़ा हुआ है, उसके बचपन के ट्रॉमा से। हाँ। तो अब ये लड़ाई सिर्फ उस लड़की को बचाने की नहीं रह जाती, बल्कि यह सिस्टर एन की अपने अंदर के राक्षसों से लड़ने की कहानी बन जाती है। तो फिल्म ने एक बहुत मजबूत नींव रखी है। एक तरफ सुपरनैचुरल हॉरर है और दूसरी तरफ एक गहरा साइकोलॉजिकल ड्रामा। सही कहा। ये सिर्फ डराने वाली फिल्म नहीं, बल्कि किरदार की भावनात्मक यात्रा भी है। तो अब उस सवाल पर आते हैं जिसके लिए लोग हॉरर फिल्में देखते हैं। हाँ, सबसे बड़ा सवाल। हाँ, फिल्म आखिर कितनी डरावनी है? समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा साफ कहती है कि अगर किसी ने द एक्सोर्सिस्ट या द नन जैसी फिल्में देखी हैं, तो उसे यहाँ का माहौल जाना पहचाना लगेगा। मतलब ये उसी क्लासिक चर्च और शैतान वाले हॉरर जोन में है। एकदम। मतलब ये कि फिल्म जॉनरा के स्थापित नियमों के साथ खेल रही है, कुछ बिल्कुल नया आविष्कार करने की कोशिश नहीं कर रही। और समीक्षा इस बात पर जोर देती है, हाँ, इसमें वो सारे तत्व मौजूद हैं जिनकी आप उम्मीद करते हैं। शैतानी आवाजें, इंसानी शरीर का नामुमकिन तरीकों से मुड़ना, बैकग्राउंड में बजने वाला वो डरावना संगीत जो दिल की धड़कनें तेज कर दे। और हाँ, जंप स्केयर्स। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये जंप स्केयर्स सस्ते वाले हैं या असरदार? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। एक अच्छा जंप स्केयर वो होता है जिसे कहानी तैयार करती है, ना कि जो अचानक तेज आवाज के साथ स्क्रीन पर आ जाता है। सही। समीक्षा के मुताबिक फिल्म कुछ नया नहीं करती, लेकिन जो करती है वो प्रभावी ढंग से करती है। तो रेटिंग क्या दी है डर के लेवल को? डर के लेवल को 5 में से 3 स्टार दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको डराएगी जरूर, लेकिन शायद उन लोगों को ज्यादा ना चौंका पाए जो हर हफ्ते एक नई हॉरर फिल्म देखते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है जो समीक्षा में लिखी है, फिल्म सिर्फ जंप स्केयर्स पर ही निर्भर नहीं है। अच्छा, ये स्लो बर्न हॉरर का भी इस्तेमाल करती है, यानी डर को धीरे धीरे परत दर परत बनाया जाता है। वो बेचैनी जो एक सीन के खत्म होने के बाद भी आपके साथ रह जाती है। वही, और ये सिर्फ एक पल के झटके से कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। और इस बेचैनी भरे माहौल को बनाने में फिल्म की सिनेमैटोग्राफी का बहुत बड़ा हाथ है। समीक्षा बताती है कि फिल्म का विजुअल टोन बहुत डार्क और ग्रे है। मतलब रोशनी का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। हाँ, जिससे हर कोना और ज्यादा रहस्यमयी लगता है। क्लोजअप शॉट्स का इस्तेमाल किरदारों के चेहरे पर बढ़ते डर को दिखाने के लिए किया गया है, और कई बार चुप्पी का इस्तेमाल किया गया है, जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावना होता है। ये बहुत मजबूत तकनीक है। हॉरर सिर्फ इस बात से नहीं बनता कि आप क्या देखते हैं, बल्कि इससे भी बनता है कि आप क्या नहीं देख पाते। वो परछाइयों में छिपी चीजें। हाँ, वो अचानक आई खामोशी। और जब ये सब चर्च या हॉस्पिटल जैसी जगहों पर होता है जो पहले से ही एक अजीब सा माहौल रखती हैं, तो डर का असर दुगना हो जाता है। बिल्कुल। और वो माहौल तब तक काम नहीं करता जब तक कि उस माहौल में मौजूद एक्टर आपको ये यकीन न दिला दे कि वो सच में डरा हुआ है।
सही बात है। और इससे हम आते हैं फिल्म के अगले पहलू पर, अभिनय। हाँ, क्योंकि अगर हमें किरदार की परवाह ही नहीं होगी तो हमें उसके डर से भी डर नहीं लगेगा। तो इस मामले में समीक्षा फिल्म की मुख्य एक्ट्रेस जैकलीन बायर्स की जमकर तारीफ करती हैं। उन्होंने सिस्टर एन का किरदार निभाया है। उन्हें फिल्म की जान कहा गया है। हाँ, समीक्षा कहती है कि उनके चेहरे पर एक ही समय में आस्था, शक, डर और हिम्मत, ये सारे भाव एक साथ दिखते हैं। दर्शक उनके संघर्ष से जुड़ पाते हैं। और ये बहुत मुश्किल काम है, खासकर ऐसे किरदार के लिए जो एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ रहा हो, बाहर शैतान से और अंदर अपने अतीत से। सही, एक मजबूत परफॉर्मेंस के बिना ये किरदार कागज पर ही रह जाता। और फिर बात आती है उस लड़की की जिस पर शैतान का कब्जा है, नैटली। उसकी परफॉर्मेंस को क्लासिक लेकिन बेहद डरावना बताया गया है। अच्छा। समीक्षा कहती है कि वो अपने चेहरे के हाव भाव और शारीरिक हरकतों से उस शैतानी मौजूदगी को इतना असली बना देती है कि उसे देखकर सच में सिहरन होती है। इस तरह के रोल एक्टर्स के लिए बहुत थका देने वाले होते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। हाँ, अक्सर इन्हीं किरदारों के सीन दर्शकों को सबसे ज्यादा याद रह जाते हैं। लेकिन बाकी किरदारों के बारे में क्या वो भी इतने ही यादगार हैं? यहाँ समीक्षा थोड़ी ठंडी पड़ जाती है। सपोर्टिंग कास्ट जैसे दूसरे पादरी या मेंटर्स के बारे में कहा गया है कि वे ठीक ठाक हैं। मतलब यादगार नहीं है? हाँ, बहुत यादगार नहीं है। उनका काम कहानी को आगे बढ़ाने तक ही सीमित लगता है। वो अपनी कोई खास छाप नहीं छोड़ पाते। लेकिन क्या ये एक कमजोर कहानी की निशानी नहीं है? अगर आपके मुख्य किरदारों के अलावा कोई और यादगार ही ना हो तो इसका मतलब है कि कहानी की दुनिया बहुत छोटी और अधूरी लगती है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ऐसा लगता है कि सारा भार सिर्फ 2 एक्टर्स के कंधों पर डाल दिया गया। शायद फिल्म मेकर्स ने अपना पूरा ध्यान सिस्टर एन और नेटली पर ही लगा दिया। खैर, चलिए अब फिल्म के हॉरर से थोड़ा आगे बढ़कर इसकी थीम्स और उन जगहों पर नजर डालते हैं जहां ये कमजोर पड़ती है। हाँ, क्योंकि एक अच्छी हॉरर फिल्म सिर्फ डराती नहीं है, वो कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है। तो समीक्षा के मुताबिक फिल्म कुछ गहरे सवाल उठाने की कोशिश करती है, जैसे आस्था और डर के बीच का रिश्ता। क्या मजबूत आस्था आपको डर से बचा सकती है या डर आपकी आस्था को ही खा जाता है? सिस्टर एन का किरदार लगातार इसी कश्मकश में रहता है। और एक दूसरी थीम जो बहुत मजबूत है वो ये है कि किसी इंसान का अतीत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बनता है। हाँ। फिल्म में शैतान कोई बाहरी ताकत नहीं है जो अचानक आ गया हो। वो सिस्टर एन के पुराने जख्मों को खुरेदता है, उसके डर का इस्तेमाल उसे तोड़ने के लिए करता है। और ये बात तो असल जिंदगी से भी जुड़ती है। हमारे अपने डर और पुरानी चोटें ही तो होती हैं जो हमें सबसे ज्यादा कमजोर बनाती हैं। बिल्कुल। और फिर फिल्म का सबसे बड़ा सवाल जो इसके आधार में ही है, क्या महिलाएं एग्जॉर्सिज्म कर सकती हैं? ये सवाल उठाकर फिल्म जेंडर की भूमिका पर एक बहुत जरूरी बहस छेड़ती है। सही कहा, ये इसे एक मॉडर्न और प्रासंगिक फिल्म बनाता है। लेकिन यहीं पर समीक्षा एक बहुत बड़ी कमी की तरफ इशारा करती है। क्या कमी? ऐसा लगता है कि फिल्म इन सभी दिलचस्प सवालों को उठाती तो है, पर उनके जवाब ढूंढने की हिम्मत नहीं करती। ओह, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि फिल्म का आधार ही एक सामाजिक मुद्दे पर है। हाँ, तो ऐसा लगता है कि फिल्म मेकर्स ने एक गंभीर विषय तो चुना, लेकिन शायद बॉक्स ऑफिस के दबाव में उसे पूरी तरह एक्सप्लोर करने से डर गए। शायद वे डरावने सीन्स के सेफ जोन में वापस चले गए और थीम की गहराई कहीं पीछे छूट गई। और फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी कहानी का प्रिडिक्टेबल होना। इसके बारे में समीक्षा में साफ साफ लिखा है। मतलब अगर किसी ने इस जॉनर की कुछ फिल्में देखी हैं तो वो शायद कई जगहों पर पहले ही अंदाजा लगा लेगा कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। ये डेमोनिक पोजेशन सब जॉनर का एक बड़ा चैलेंज है। इसके नियम इतने स्थापित हो चुके हैं, शरीर का मुड़ना, दीवारों पर चढ़ना, आवाज बदलना, कि कुछ भी बिल्कुल नया करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही। और समीक्षा के मुताबिक ताजगी की कमी महसूस होती है। कई सीन ऐसे लगते हैं जो कहीं और देखे हुए हैं। और एक और कमी बताई गई है, वो ये कि फिल्म का क्लाइमेक्स यानी अंत का सबसे बड़ा टकराव बहुत जल्दबाजी में खत्म कर दिया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत निराशाजनक होता है। हाँ, ऐसा महसूस होता है कि बिल्डअप तो बहुत अच्छा किया गया, लेकिन जब लड़ाई का वक्त आया तो उसे जल्दी से निपटा दिया गया। क्लाइमेक्स वो पल होता है जहां कहानी के सारे धागे आकर जुड़ते हैं। अगर उसे ही ठीक से समय ना दिया जाए तो दर्शक को एक अधूरापन महसूस होता है। तो इतनी सारी कमियों और खूबियों के बाद बड़ा सवाल यही है, क्या ये फिल्म देखनी चाहिए? हाँ, फाइनल फैसला क्या है? कमजोरियों के बावजूद समीक्षा कुछ ऐसे मजबूत पॉइंट्स गिनाती है जो इसे एक बार देखने लायक बना सकते हैं। अच्छा, जैसे कि? सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है एक मजबूत महिला किरदार। हॉरर फिल्मों में अक्सर महिलाओं को सिर्फ चीखने चिल्लाने वाले किरदार मिलते हैं, लेकिन यहाँ सिस्टर एन एक फाइटर है। वो सिस्टम से भी लड़ रही है और शैतान से भी। बिल्कुल। दूसरा, ये एक क्लासिक एग्जॉर्सिज्म का अनुभव देती है।
जो लोग इस तरह की कहानियां पसंद करते हैं उन्हें वो सारे तत्व मिलेंगे जो भी ढूंढ रहे हैं। और जैसा हमने पहले भी बात की, फिल्म का माहौल बहुत मजबूत है। इसकी सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक मिलके एक बेचैन कर देने वाला अनुभव देते हैं। और समीक्षा ये भी मानती है कि इसमें कुछ सीन ऐसे हैं जो सच में आपको अपनी सीट से उछाल देंगे। तो फिर अंतिम फैसला क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि प्रे फॉर द डेविल कोई कालजयी या मास्टरपीस हॉरर फिल्म नहीं है। मतलब द एक्सॉर्सिस्ट जैसी फिल्मों की लीग में नहीं आती। नहीं, जो इस जॉनर को हमेशा के लिए बदल देती है वैसी फिल्म नहीं है ये। लेकिन समीक्षा ये भी साफ करती है कि फिल्म बुरी भी नहीं है। अगर किसी को डिमोनिक पोजेशन और चर्च से जुड़ी हॉरर फिल्में पसंद है तो ये फिल्म उन्हें निराश नहीं करेगी। तो ये एक मनोरंजक वीकेंड वॉच हो सकती है। हाँ, भले ही ये जॉनर में कुछ नया ना जोड़ रही हो। और इसी आधार पर समीक्षा ने इसे 5 में से 3 स्टार की फाइनल रेटिंग दी है, जो एक संतुलित फैसला लगता है। हाँ, ये ना तो फिल्म को पूरी तरह से खारिज कर रहा है और न ही इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। ये दर्शकों को एक साफ तस्वीर देता है कि उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से हमने समझा कि प्रे फॉर द डेविल एक जानी पहचानी कहानी को एक नए नजरिए से देखने की एक ईमानदार कोशिश है। और वो नजरिया है एक महिला एग्जॉर्सिस्ट का। इसका माहौल और इसकी मुख्य एक्ट्रेस इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इसकी प्रिडिक्टेबल कहानी और जल्दबाजी में खत्म हुआ क्लाइमैक्स इसे एक अच्छी फिल्म से एक महान फिल्म बनने से रोक देते हैं। सही कहा। ये एक ऐसी फिल्म है जो अपने जॉनर के फैंस को तो शायद पसंद आए, लेकिन आम दर्शकों पर शायद उतनी गहरी छाप ना छोड़ पाए। इसने फिल्म की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने रख दी है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है। क्या? फिल्म का जो सबसे अनोखा पहलू है, एक महिला का एग्जॉर्सिज्म करना, क्या ये भविष्य में इस जॉनर की फिल्मों के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है, जहां हम और भी अलग अलग तरह के किरदारों को इस भूमिका में देखेंगे, या ये सिर्फ एक दिलचस्प लेकिन अकेला प्रयास बनकर रह जाएगा जो अपने कॉन्सेप्ट की गहराई को पूरी तरह छू नहीं पाया?